very again good morning to all of my dear friends, students, parents एंड माई गुड विशेस। आप सभी को पुनः मैं अपने तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको डेमोग्राफी प्रोफाइल इन इंडिया पर मैंने जो आपको एक लेक्चर दिया, वो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिर हमारा लेक्चर है अगेन हमारा डेमोग्राफी पर ही रहेगा। जैसा कि पहले मैंने आपको अनाउंस किया था, पिछले दिन ही मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफी पर हमारा 2 तो नहीं 3 या 4 हमारा लेक्चर आएगा, जिससे हम ओवरऑल कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक यानी जो जनसंख्या की हम बात करते हैं, ठीक है, भारत की जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये सारे चीज़ों को कवर करने में हमें 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि भारत की जो आबादी है, पिछले दिन मैंने बताया था कि हमारा जो है 22 जून कल हमारी थी, ठीक है। तो 22 जून को हमारे भारत में सुबह के 9 बजे तक भारत की जो जनसंख्या थी वह 1,39,75,893 हमारे देश की जनसंख्या हो चुकी थी। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे भारत में जनसंख्या निरंतर बढ़ रहा है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी हमारे पास एक वैश्विक बीमारी आ चुकी है, वैश्विक महामारी की जो अभी चिंता पूरे देश के सामने सता रहा है, जो कोरोना है, कोविड-19 है, हम कह सकते हैं कि भारत के लिए जिस तरह से जनसंख्या निरंतर बढ़ रहा है, यह जनसंख्या नियंत्रण नहीं यदि होता है तो इस तरह से जनसंख्या का बढ़ना भारत के लिए कोरोना वायरस से भी बड़ा महामारी के रूप ले सकता है, ठीक है। तो इस एपिसोड को मैं आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे कि 2020 में, क्योंकि हम दोनों आपको डेमोग्राफी देंगे, जैसा कि हम सेंसस 2011 के भी डेटा देंगे, क्योंकि अभी तक हमारे आने वाले जो एग्जाम होगा वो 2011 के सेंसस से पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि करंट डाटा भी पूछे, क्योंकि बहुत सारे सर्वे जो हैं वो अपना एनालिसिस दे रहे हैं। यदि हम डेली चेंजिंग रेट की बात करते हैं तो इस आधार पर जो है भारत के सामने, विश्व के सामने खास तौर पर इस डेटा का एनालिसिस किया जा सकता है। तो एग्जाम में हमारा करंट भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है सेंसस लेने में लेट हो। सेंसस को पब्लिश होने से पहले ही मैं आपको ये एपिसोड उपलब्ध करा रहा हूं, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि हमें दोनों डेमोग्राफी को लेना होगा। 2011 के जो हमारे पास डेमोग्राफी है और अभी 2020 का जो डेमोग्राफी चल रही है, इसलिए हम 20 भी चर्चा करेंगे और बाद में 2011 के भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वहां से भी हमारे क्वेश्चंस आ सकती है, आएगी, ठीक है। तो जैसा कि हम बात करेंगे कि 2020 जो अभी हमारा चल रहा है, हम जून की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2020 में आखिर भारत में जो जनसंख्या का एक जो निरंतर जो प्रोग्रेस हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये कैसे हुआ, कितने हो रहे हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता होनी चाहिए माय डियर गाइज कि अभी हमारे भारत में वर्तमान में मैं बात करता हूँ, पर डे हमारे यहाँ एवरेज जो बच्चे का जन्म होता है वह 77,575 बच्चे हमारे यहाँ पर डे जन्म ले रहे हैं। एक मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। और ये डेली चेंजेस जो हमारा रेट है, इस सर्वे के आधार पर भारत में आ रही है कि भारत में पर डे जिंदा कह सकते हैं, मतलब क्या कह सकते, जीवित जो बर्थ हो रहे हैं, जन्म जो बच्चे के हो रहे हैं, वह पर डे भारत में एवरेज में 77,575 यानी 77,575 हमारे यहाँ, जिसमें हम कह सकते हैं कि यदि हम आवर के हिसाब से जाते हैं, घंटा के हिसाब से जाते हैं, तो 3232.28 यानी 3232.28 बच्चे जो होते हैं, आप कह सकते हैं लाइव बर्थ हमारे भारत में पर घंटा, 1 घंटा में इतना जन्म हो रहा है, यानी 3232, मतलब मोटा मोटे हम एक एवरेज लेने कह सकते हैं, कम से कम 3200, ज़्यादा में 3250 आप कह सकते हैं कि हमारे भारत में पर आवर 1 घंटा में बच्चे का जीवित प्रसव कह सकते हैं या जीवित कह सकते हैं, जन्म यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ यदि हम डेथ की बात करते हैं, ठीक है, तो यदि हम डेथ एवरेज की बात करते हैं पर डे, तो भारत में पर डे 28,164 हमारे देश में अभी भी डेथ हो रही है, मृत्यु बच्चों की हो रही है। जिनमें से यदि हम बात करते हैं तो घंटा की आवर से बात करेंगे तो 1173.50 यानी 1173.50, तो 50 चलो हटा देते हैं, तो हम कह सकते हैं 1173 जो एवरेज है हमारे यहाँ 1 घंटा में बच्चे मृत घोषित किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमने बताया था कि आखिर अभी हमारे भारत में जो है वर्तमान की स्थिति, यदि हम 2020 की बात करते हैं, तो पिछले दिन ही हमने आपको बताया था कि पर डे भारत में जो बच्चे का जन्म हो रहा है या जनसंख्या, जो हमारे भारत की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जो निरंतर ऐड हो रहा है वह 47,852 हो रहा है। इट मीन टू से आप देख लीजिए 77,575 जन्म ले रहे हैं, 28,164 की डेथ हो रही है, ठीक है। और ओवरऑल आप जाएंगे तो आपको ये फाइनल रेशियो निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में पर डे
मैं अब घंटा के हिसाब से बता दिया, पर डे भारत में 47,852 जो जनसंख्या है, भारतीय जनसंख्या की जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट है, जो स्टैटिस्टिकल्स डिपार्टमेंट है, उसमें ये ऐड होते जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे कि पिछले बार हमने आपको बताया था, कल भी मैंने बताया था कि भारत की जो हम डेंसिटी की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो भारत की अभी वर्तमान की जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, वह हमारा 422 है, 422 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जून 2020 का हमारा डाटा है, ठीक है। तो यानी हमारे पास प्रति कह सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर पर 422 लोग जीवन कह सकते हैं रहन सहन या कह सकते हैं अपने जीवों को पार्जन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यदि 2011 की डाटा देते हैं तो 2011 में 382 हमारा आता है। 2001 की यदि हम बात करते हैं तो उस समय 2001 से 2011 तक 17% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो यानी जब 2001 से 2011 तक के 17% हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी में जब इंक्रीमेंट हुआ और 2011 से 2000 हम देख रहे हैं कि 20 तक की स्थिति जब देख रहे हैं तो यहाँ 382 से 422 हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन होता है कि आखिर व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे मेजर करेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन टू फाइंड आउट द आंसर, बिकॉज व्हेनेवर वी आर गोइंग थ्रू द एग्जामिनेशन, in that criteria, sentence or the definition based questions can be asked before you. You have to find out the intensifier answers of that particular questions, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को आपको आंसर भी निकालना होता है। तो एक्चुअली यदि हम बात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, माय डियर गाइज, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज परमानेंट सेटल्ड पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। इट मीन टू से जैसे हमारे भारत के जो भी हमारे पास जियोग्राफिकल बाउंड्री है, ठीक है, जो भी हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र है, वो भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो परमानेंट हमारे देश की जो जनसंख्या है, उस परमानेंट देश की जनसंख्या में हम अपने देश की जो हमारा टोटल जो कह सकते हैं जो एरिया है, उस एरिया से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड आवर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या जनघनत्व, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे में आप कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू सेटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया। अब एक क्वेश्चन आपके पास सामने आ सकता है कि जो हमारा टोटल जो एरिया होता है, टोटल एरिया, व्हाट डू मीन बाय टोटल एरिया, नो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया का हमारा कंपोजिशन क्या होता है? तो मेरे दोस्त आप कह सकते हैं द सम ऑफ लैंड एंड वाटर, द सम ऑफ लैंड एंड वाटर एरियाज विद इन इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। यानी भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर, चाहे वो हमारा भूभाग हो, चाहे वो हमारा जल स्तर का क्षेत्र हो, ठीक है, ये दोनों की जो कॉम्पोजिशंस होती है, ये सारे कॉम्पोजिशंस को हम इसमें एग्जीक्यूट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर टोटल एरिया, ठीक है। और वही हमारे भारत का टोटल एरिया निकलता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के जो टोटल एरिया जो है वह हमारा कितना है, 32,87,260 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि यह जो डेटा है कि भारत की जो एरिया है, टोटल जो भारत की एरिया है वह 32,87,260 किलोमीटर के जो स्क्वायर है, यह यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के तहत, या आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के द्वारा यह डेटा दिया हुआ है कि भारत की एरिया जो है 32,87,260 किलोमीटर का स्क्वायर है। तो अब मायने सी बात है कि भारत की यदि ये टोटल एरिया है 32,87,260 किलोमीटर के स्क्वायर, और हमारे पास टोटल जनसंख्या कितना चला गया, तो अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं 1,39,57,00,000 है ना, 1,39,55,75,898 सॉरी, ये हमारे देश की टोटल जनसंख्या। तो टोटल जनसंख्या जो हुई, इस टोटल जनसंख्या में यदि हम 32,87,260 किलोमीटर स्क्वायर से जैसे ही हम डिवाइड कर देते हैं, तो जो फाइनल हमारे पास डेटा आता है, यही हमारा फाइनल डेटा जो कहलाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है, जनघनत्व कहलाता है। इज इट ओके? ये आपको आई थिंक समझ में आया गया होगा। अब इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कुछ, आज हम टर्म पे भी चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में टर्म भी आते हैं, जो कि आपको टर्म भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। केवल लेक्चर में मायने सी बात है कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, जैसे बोर्ड नहीं है, बोर्ड होता तो मैं आपके सामने फिगर वे में सभी चीज़ पेश करता, लेकिन अभी तत्काल मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी हम घर पर हैं। तो मायने से बात हम एक एक टर्म को क्यों ना लैंग्वेज में आपको स्पष्ट कर दें, बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई अबाउट दैट, यस व्हाट इज द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ दैट यूनिट, ठीक है। तो जिसके द्वारा आप उसको आंसर जो है स्पष्ट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे एज डिपेंडेंसी रेशियो। एज डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, यानी कुछ ऐसे हमारे पास वह उम्र
जो किसी और पर निर्भर होता है। तो हमारे भारत में यदि देखते हैं तो एज डिपेंडेंसीज, यदि हम रेशियो की बात करते हैं तो अंडर दिस शेड्यूल वी हैव टू फाइंड आउट सम पीपल्स एंड दोज पीपल्स हु आर कंसिडर्ड अंडर नॉट वर्कफोर्स, यानी वैसे व्यक्तियों की हम चर्चा करेंगे जिन पर किसी भी प्रकार के कार्यभार उन पे या कार्य की फोर्स जो होती है, दबाव जो होती है उन पे नहीं दी जाती है, या वैसे व्यक्ति जो इस तरह के कार्य को करने में असक्षम होते हैं। ठीक है, और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, उनकी रहन सहन जो होती है वह किसी और पर निर्भर होता है। ये चर्चा हम एज डिपेंडेंसी रेट में करेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर हम कह सकते हैं कि पीपल हु आर जनरली नॉट इन द लेबर फोर्स, ठीक है, यानी जो लेबर फोर्स जो कार्य नहीं कर सकते हैं, दोज आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं टू वर्क फोर्स ऑफ अ कंट्री, द पॉपुलेशन, या वी कैन से द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऐसे जानते, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के यदि हम संविधान की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे पास 14 साल तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के हाई जो हमारे पास हेवी वर्क होते हैं, कंपनी हुए, फैक्ट्री हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्टिविटीज़ हुए, वे सारे एक्टिविटीज़ में हम कभी भी 14 साल तक के बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं कराते। इट मीन टू से 0 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो कंप्लीटली जो होते हैं माता पिता पर डिपेंड होते हैं या किसी और पर डिपेंड होते हैं। इज इट ओके? तो दिस इज द पार्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट हुआ 1 से 14 साल, क्योंकि ये हमारे देश के संविधान के तहत यदि देखेंगे तो ये हमारा इलीगल हो जाता है, कह सकते गैर कानूनी भी होता है उनसे काम कराना। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ 1 से 14 साल, ये हमारा डिपेंडेंसी में चल जाए। उसके बाद फिर क्या हुआ, 64 साल से प्लस जो हमारे एजड होते हैं, जो हम लोग कह सकते हैं कि दादाजी हो जाए। ठीक है, तो जो हमारे दादाजी के एज के हो जाते हैं 64, 65, मोर देन 64 आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो वो जो हमारे पास जनसंख्या हो जाती है वो भी काम करने लायक नहीं होते, बल्कि वो भी किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं। उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन सारे के सारे जो होते हैं किसी और के द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं। तो ऐसे जो पार्ट होते हैं, दोज we can say affairs are considered under एज डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, तो अभी हम वर्तमान की यदि हम डेटा की बात करते हैं 2020 जून 2020 तक की हम यदि बात करते हैं तो डिपेंडेंट पार्ट जो हमारे पास है उसमें हम कह सकते हैं 15 साल, ध्यान दीजिएगा, तो डिपेंडेंट जो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री जो होगा वह हमारा टिल 15th ईयर्स या 15th ईयर्स ओल्ड पर्सनस आ जाएंगे, और वैसे जिनकी एज 65 ईयर्स हो गए हैं, यानी 15 साल तक, 0 से 15 साल मोटा मोटी ले लीजिएगा, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 14 साल तक आपको इलीगल है काम कराना, और उधर 64 के बाद यानी 65 साल के बाद जो भी हमारे पास जनसंख्या होगी, ये जनसंख्या हमारा जो कहलाएगा वो डिपेंडेंट जनसंख्या में आएंगे, किसी और पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब यदि बात करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्टिव एज हो जाता है, प्रोडक्टिव एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या होता है, प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन उनको कहेंगे वैसे व्यक्ति जो काम करने में सक्षम हैं। तो वैसे काम करने में सक्षम कौन है, 15 साल से लेकर के 64 साल के अंदर, यानी 63 साल तक। इज इट ओके? क्योंकि इनको कार्य करने में किसी भी प्रकार का हम कह सकते हैं जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव होता है या जो आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्ट होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का हम कह सकते हैं बंधन नहीं होता, कोई बैन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो कार्य करते हैं दोज आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोडक्टिव एज ऑफ द पीपुल। ठीक है, तो वैसे लोग को प्रोडक्टिव एज ऑफ द पीपुल के दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनमें काम करने की क्षमता होता है, वह अपने लिवलीहुड को चलाने लायक होते हैं, एबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एक्टिविटीज होती है। तो आप याद रखेंगे कि जो भी हमारे पास प्रोडक्टिव एज ऑफ द पॉपुलेशन जो होता है वह 15 ईयर टू 64 ईयर्स या 65 ईयर्स होता है, यानी 15 से लेकर के 64 साल तक जो हमारे पास एज हैं, यही हमारे पास प्रोडक्टिव एज ऑफ द पॉपुलेशन हैं। ठीक है, उसके अलावे कोई काम नहीं कर सकते, 15 से पहले कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इधर भी बउआ हो गए, उधर भी बउआ हो गए, यानी दोनों बउआ को खिलाने का कार्य हमारी आपकी जिम्मेवारी बनती है, मौलिक अधिकार है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अभी हमारे भारत की हम बात करते हैं, पूरे भारत के जो हमारे पास डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ जो पॉपुलेशंस है वह 54.1% है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो भारत में अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो अभी भारत में डिपेंडेंसी पॉपुलेशन रेशियो जो है वो हमारा 54.1%, जिनमें से आप देखिएगा कि यदि हम चाइल्ड डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो चाइल्ड डिपेंडेंसी जो है यानी अंडर 15 ईयर्स, ठीक है, तो अंडर 15 ईयर्स हमारे पास 45.7% है, यानी 1 से 15 साल तक के पहले, यानी 14 साल 11 महीना, इस तरह से आप समझ सकते हैं, यानी 15 साल से कम,
15 साल के अंदर में। तो इस तरह से हमारे भारत में अभी जनसंख्या है 45.7%, टोटल जनसंख्या का 45.7% हमारे यहाँ है, ठीक है। और एज डिपेंडेंसी यदि हम रेशियो की बात करते हैं, यानी दादाजी के एज जो हमारा 65 प्लस हो जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से हमारे भारत में 8.4% हमारे पास अभी टोटल आबादी में इनकी कंट्रीब्यूशन होती है। यानी ओवरऑल आप जोड़ेंगे 45.7% अब 8.4%, तो आपको आंसर में आ जाएगा 54.1%, ठीक है। और ये जो हमने डाटा लिया है, या यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स जो हमारा डिवीजन है, उसके तहत मैं इस डेटा को आपके सामने एनालिसिस दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास होता है लिटरेसी ऑफ द पॉपुलेशन। लिटरेसी का मतलब हम क्या जानते हैं? लिटरेसी मीन टू से द पॉपुलेशन हु हैविंग द नॉलेज टू रीड एंड राइट, यानी वैसी जनसंख्या जिनके पास पढ़ने और लिखने की, जिनके पास एक कह सकते हैं आर्ट्स डेवलप हो जाते हैं, जिनमें इस तरह की एबिलिटी हो जाते हैं, दोज आर कंसिडर्ड टू बी लिटरेट। तो उनको हम क्या कहते हैं? लिटरेट बोलते हैं। तो इस तरह से भी हमारे भारत की जो टोटल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या का मतलब हमने बताया 1 अरब 39 करोड़, ठीक है। तो उन आबादी में से हमारे पास 70 करोड़ 38,40,109 पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन अगेन, ठीक है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ। टोटल हमारे पास जो जनसंख्या है, कल हमने डाटा जो बताया उसमें हमारे डाटा था कि 1 अरब 39 करोड़ हमारी जनसंख्या हो चुकी है, ठीक है। और हम 2011 में जाएंगे तो 121 हमने वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखेंगे अभी जो हमारे पास 1 अरब 39 करोड़ जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या में से 70 करोड़ 38,40,40,109 जो हमारे पास व्यक्ति हैं, यानी पॉपुलेशंस हैं, ये पॉपुलेशंस हमारे जो हैं लिटरेसी ऑफ द पॉपुलेशन के अंतर्गत हैं, यानी ये लिटरेट हैं। यानी ओवरऑल इसके दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि टोटल आबादी का 72.14%, यानी 72.14% जो है हमारा एडल्ट पॉपुलेशंस हो चुके हैं, जिसमें एज जो होता है 15 साल और 15 साल से एबव जो हमारी जनसंख्या है, वो हमारा जो होता है ये एडल्ट पॉपुलेशंस के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। और हमने बताया है कि लिटरेट का मतलब होता है, यदि हम लिटरेट ऑफ द पॉपुलेशंस, लिटरेसी ऑफ द पॉपुलेशन किसी भी देश की निकालते हैं, तो बस इसमें सिंपल सी बात है यार कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है, वह जनसंख्या क्या सक्षम है लिखने और पढ़ने में, ये यदि जनसंख्या है तो दोज आर कंसिडर्ड टू बी द लिटरेट, तो वह उसी जनसंख्या को हम क्या कहेंगे? लिटरेट। तो इस आधार पे हमारे भारत में अभी शिक्षित यदि हम वर्ग की बात करते हैं, तो शिक्षित जिनको पढ़ना और लिखना आता है वह 70 करोड़ 38,40,109 है। और अशिक्षित की यदि हम जनसंख्या बात करते हैं, जिनको न तो पढ़ने आता है न लिखने आता है, और ये आज के समय में भी इतने बड़े बड़े सरकार की योजना परियोजना चलाने के बावजूद भी यदि इस तरह के सोचने वाले 72.14% हमने बताया आबादी जो है, यानी ओवरऑल मोटा मोटी हम 28% जनसंख्या कर सकते हैं, अभी भी हमारे देश की जनसंख्या जो है वह इलिटरेट है। उस आधार पे हमारा हो जाएगा 27 करोड़ 18,04,570 जो जनसंख्या हमारे देश में अभी है वर्तमान में, वह एक्चुअली इलिटरेट है, अशिक्षित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास एडल्ट जो मेल और फीमेल की भी रेशियो आना चाहिए, और उसके बाद में 2011 के डेटा आपके सामने हम एक जगह हम कलेक्शन रूप में आपको दे देंगे। तो यदि हम लिटरेसी ऑफ द एडल्ट मेल की बात करते हैं, तो भारत की टोटल आबादी यानी हम शिक्षित वर्ग जो बात किया, तो शिक्षित वर्ग में हमने 72.14% देखा, और उनमें से उसका 80.95% जो हुआ, यानी मोटा मोटी आप कह सकते हैं 81%, 81%, ठीक है। जिसका आप टोटल वैल्यू कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 40 करोड़ आई थिंक 40 करोड़, ठीक है, 56,69,949 जो व्यक्ति हैं, वे व्यक्ति हमारे भारत में शिक्षित हैं, यानी एडल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एडल्ट में हमारे 9 करोड़ 54,91,91,256 जो व्यक्ति हैं एडल्ट में, वह हमारे पास इलिटरेट हैं। एडल्ट फीमेल की आप बात करते हैं, तो एडल्ट फीमेल में हमारा 62.84% जो महिला हैं वह हमारे पास लिटरेट हैं, ठीक है। और उनमें से मैंने 62% तो कितने परसेंट नहीं हुए, तो 62% इक्वल टू 62.84, यानी मोटा मोटी इसको कह सकते 63% हमारे पास महिला जो हैं वो लिटरेट हैं। इस आधार पे कह सकते हैं कि टोटल देश की जनसंख्या में आपको 29 करोड़, ठीक है, 29 करोड़ 81,70,160 जो एडल्ट महिला हैं वह शिक्षित हैं, और 17 करोड़ 63 लाख
13,314 एडल्ट महिला जो हैं वो अभी भी अशिक्षित हैं। दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, अभी भी उनको ये पता नहीं कि कैसे लिखा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक होगा कि आपका यूथ लिटरेसी रेट क्या है। तो अभी भारत की टोटल जनसंख्या का यदि हम यूथ लिटरेसी रेट देखते हैं तो यह 89.65% होता है, यानी 89.65, मोटा मोटी आप कह सकते हैं 90% के एवरेज में हमारे देश की जो युवा हैं, ठीक है, यूथ हैं, वह शिक्षित हो चुके हैं। अब बात होता है कि हम यूथ जो लिटरेसी रेट होता है माय डियर गाइस, तो यूथ लिटरेसी रेट को आप कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द youth literacy rate. The youth literacy rate, it mean to say it always covers the populations between the age of 15 and 24. ठीक है, यानी 15 से लेकर के 24 साल के जो युवा होते हैं वे सारे लोगों को यूथ लिटरेसी रेट के अंतर्गत उनको सबसे पहले सम्मिलित की जाती है। इज इट ओके? तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 15 से 24 साल के जो हमारे पास जो हमारे देश की जनसंख्या है, इस जनसंख्या में 89.65% जो हमारी जनसंख्या है वह यूथ लिटरेसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, यानी मोटा मोटे हम कह सकते हैं 90% यूथ जो है शिक्षित हो गए, 10% अभी भी शिक्षा से कहीं ना कहीं वो दूर हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें से आप देखिएगा कि 91.83 यानी मोटा मोटी 92% मेल आपको एडल्ट हो जाएंगे और 87.24% जो होगा वो आपका फीमेल इसमें एडुकेटेड हो जाएंगे। इज इट ओके? तो इस आधार पे हम ओवरऑल यदि डेटा बात करते हैं तो ये हमारा जो डेटा हुआ यह पूर्ण रूप से मेरा डेटा जो हुआ यह 2020 यानी 2020 तक का हमने आपको ये डेटा उपलब्ध कराने की कोशिश किया। ठीक है, अब फिर मैं एक बार 2011 की थोड़ी सी डेटा दे देता हूं। ठीक है, तो 2011 की यदि हम डेटा की बात करते हैं तो 2011 की डेटा में थोड़ा सा मैं आपको एक स्पष्ट कर देता हूं। हाँ देखिए, या इसको हम कुछ अच्छे देख लिया जाए, ये 10 की 2-4 को क्वेश्चन से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मद में वो कह सकते हैं कि देश की जनसंख्या में उनकी बहुत बड़ा ही कह सकते हैं रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उनमें 2011 के डाटा के अनुसार यदि देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू 2011 हमारा सबसे पहला उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो देश की जो 2011 की जनसंख्या के आधार पर हमने देखा था कि 1,21,93,422 जो हमारे देश की जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या में 16.49% जो था उत्तर प्रदेश की सहभागिता थी, जिसके कारण इसको प्रथम पोजीशन दिया गया। दूसरा हमारा महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र का 9.8% भारत की जनसंख्या में इनकी कंट्रीब्यूशन आती है। और उसके बाद हमारा प्यारा बिहार आता है, 8.58% बिहार की कंट्रीब्यूशन होता है। चौथा पोजीशन पे हमारा पश्चिम बंगाल आता है जिसका कंट्रीब्यूशन 7.55% था। और मध्य प्रदेश हमारा 5वां पोजीशन आता है जिसकी कंट्रीब्यूशन 6% आती है। तो ओवरऑल ये 2011 के यदि हम डेटा देखते हैं तो 2011 के डेटा के आधार पर ये 5 ऐसे हमारे देश के राज्य हैं जो जिनके पास देश की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा यदि सहभागिता की बात करते हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा सहभागिता रही है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि जो हमारे पास यदि हम प्रत्येक 10 साल पर देखते हैं कि 10 साल में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट कहाँ पर पॉपुलेशन हुए, तो उस आधार पे भी आप 5 राज्यों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक 10 साल पर आई एम टॉकिंग अबाउट 10 की जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, डिकेड हम बोलते हैं। तो 10 साल पर देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसके कौन कौन ऐसे राज्य हुए जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट किए भारतीय पॉपुलेशंस में। तो उसमें सबसे पहला हमारा जो पोजीशन आ जाता है वह हमारा मेघालय का आ जाता है। मेघालय आपको 27.7% यानी 27.7% इसकी जो जनसंख्या 10 साल यानी 2001 से लेकर के 2011 के बीच में इन्होंने देश की आबादी में कंट्रीब्यूट किया। और दूसरा पोजीशन आता है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, तो दूसरा आ जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपको आ जाता है 25.9% यानी 25 यानी 25.9%
आपको अरुणाचल प्रदेश की कंट्रीब्यूशन होती है। बिहार इसमें तीसरा पोजीशन पे आता है 25.1%, जम्मू कश्मीर का चौथा पोजीशन होता है 23.7% और मिजोरम पांचवा पोजीशन लेकर के आता है जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 22.8%। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत की जो टोटल जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या में कहीं ना कहीं ऐसे हमने 5 राज्य की बात किया जो दशकीय प्रत्येक 10 साल पे उनकी जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी, या आप कह सकते हैं 5 ऐसे हमारे देश के राज्य रहे जो 2011 की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से वो बड़े राज्य रहे। इज इट ओके? अब हम जैसा कि चर्चा भी हमने कहा डेंसिटी की चर्चा किया था, तो पिछला हमने डेंसिटी जो बताया था 2011 के डेटा में कि सबसे ज़्यादा यदि डेंसिटी था तो वह हमारा 2011 में जो डेंसिटी थी वह हमारा 382 था और अभी हमारा 422 हो चुका है। यदि हम 2001 से 2011 में आए तो हमने अभी चर्चा किया कि 17% का इंक्रीमेंट हुआ था। इज इट ओके? और 2001 से यदि 2011 के दौरान हम यदि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो डेंसिटी हुई थी वह हमारा बिहार में हुआ था। बिहार 221 किया था, यानी प्रति कह सकते किलोमीटर स्क्वायर पर 221 व्यक्ति यहाँ पर वास कर रहे थे, अपने आप को जीवन यापन कर रहे थे। और सबसे कम यदि बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश था जो प्रति आप कह सकते पर किलोमीटर स्क्वायर मात्र 2% ही वहाँ पर निवास कर रहे थे, लेकिन बिहार की बात करते हैं तो 221 यहाँ पर निवास कर रहे थे। इज इट ओके? तो ये हमारे पास डेंसिटी की दृष्टि से यदि 2001 से 2011 की डाटा देखते हैं तो इसमें डेंसिटी में सबसे पहला हमारा बिहार आता है और सबसे निचले पोजीशन पर सबसे कम डेंसिटी की स्थिति में हम यदि देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है। ठीक है, अब हम यदि हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो विश्व का हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की जो बात करते हैं तो दिल्ली का जो उत्तर पूर्वी जो हमारा जिला है उसका विश्व के यदि क्षेत्रों में देखा जाए, विश्व के इतिहास में देखा जाए तो उसकी पहली पोजीशन आ जाती है, जो जहाँ पर प्रति किलोमीटर आप कह सकते हैं, प्रत्येक किलोमीटर कह सकते हैं रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जो जनसंख्या या उनकी जो टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशंस वहाँ पर है वह 37,346 है। लेकिन वहीं यदि देखा जाए दूसरी तरफ देखा जाए तो घना जिला डेंसिटी के दृष्टि में देखा तो चेन्नई जो हमारा तमिलनाडु है वो 26,903 पर्सन्स जो हैं प्रति किलोमीटर वो वहाँ पर वास कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 15वां जो हमारा जनगणना हुआ था तो ये 15th जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हुए तो सर्वाधिक जनसंख्या 15वीं जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला में हमारा महाराष्ट्र का ठाणे हुआ था। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे कि वहां की आबादी जो थी वह 1,10,54,131 ठाणे की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 1,10,54,131 व्यक्ति के साथ जो ठाणे जो था यह प्रथम पोजीशन पर आया, मतलब सबसे ज़्यादा कह सकते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट के आधार पर। ठीक है, और कह सकते हैं पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी कह सकते हैं उत्तरी 24 परगना जिसका नाम है, ठीक है, ये आपको दूसरे पोजीशन पे आता है जिसकी आबादी थी 1,82,852। ठीक है, इसकी टोटल जनसंख्या। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि देश की जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है, न्यूनतम मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला था वह अरुणाचल प्रदेश का दिबांग। ठीक है, तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का यदि आप देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जो जिला है वो था, जहाँ पर टोटल आप यदि जनसंख्या की बात करते हैं तो 7,948 व्यक्ति के स्थान प्रथम पोजीशन पे रहा। ठीक है, और वहीं इसी प्रदेश के एक अंजाव जिला है, ठीक है, जहां पर 21,089 व्यक्ति के साथ दूसरे पोजीशन पे रहा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 15वीं जो हमारा जनगणना हुआ था, 15वीं जनगणना के यदि हम अनुसार करते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या जो घनत्व या न्यूनतम जनसंख्या वाला यदि हम जिले की बात करते हैं तो न्यूनतम यानी मिनिमम जनसंख्या वाला जिला में प्रथम स्थान हमारा अरुणाचल प्रदेश के दिबांग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से दिबांग घाटी का जिला हो जाएगा, जिसका आपका जो जनघनत्व था, जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी थी वह एक व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में था, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में एक इंसान ही एक ही व्यक्ति था जो
वहाँ पर रहन सहन कर रहा था, ठीक है। वहीं दूसरे स्थान पर देखा जाए तो दूसरे स्थान पे आपको जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आ जाता है, जिसका जो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वह 2 पर्सन्स पर किलोमीटर एक्सवायर ऑफ लैंड, यानी वहाँ पर 2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर एक्सवायर लैंड पर वो वास कर रहे थे। इजी ओके। और फाइनली यहाँ तक आज हम चर्चा करें, फिर हम अगले एपिसोड में इसको पूरा करने की बात करें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है एक लिंगानुपात से, ठीक है। लिंगानुपात सबसे पहले हाउ टू फाइंड आउट आप सबसे पहले आप लिंगानुपात जो होती है, ठीक है, सेक्स रेशियो जो होता है, इसको आप कैसे निकालिए यदि एग्जाम में आ जाए तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है टोटल, यानी 1000 जो हमारे पास जनसंख्या है, 1000 जो पुरुष है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं कि टोटल लिंगानुपात आप निर्धारित करने के लिए कह सकते हैं कि 1000 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी हुई, ठीक है। इस आधार पे आप निकाल सकते हैं, यानी 1000 टोटल जनसंख्या में से आप महिलाओं को निकाल लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, तो वो हमारा लिंगानुपात निकल जाता है। और उस आधार पे आप यदि देखिएगा तो 15वीं जनगणना जो हुई थी 2011 में, ठीक है, तो 2011 की 15वीं जनगणना के अनुसार देखेगा तो उस समय भारत की जो लिंगानुपात था, दर जो था, रेट आप कह सकते हैं, वह था 943 था। और वहीं यदि आप अव्यवस्थित लिंगानुपात देखते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे आप एडल्ट, तो वहाँ 927, यानी पिछले 2001 की बात करते हैं, तो 2001 में जो था 927 था, जबकि यहाँ पर 943 हो चुका था 2011 में। और ये घट करके आप 2001 से देखेंगे, फिर 2011 मतलब यहाँ 914। इज इट ओके? तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि लिंगानुपात जो होगी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगला मैं लेक्चर फिर आपको कल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं एक कॉल आ रही है, उसमें थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट वर्क का काम है, तो मैं अगला लेक्चर आपको बहुत जल्द मुहैया करा देता हूँ। दैट्स ऑल।